बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये तोशाखाना वाला वो मामला खड़ा किया था, कोई चीज़ भी 24 घंटे तक भी नहीं चलती, इतने नाकिस किस्म के प्रोपेगेंडास किए जाते हैं। अभी PMLN और पीपल्स पार्टी और PDM की जमातों के जो मीडिया सेल्स हैं, उन तमाम को ये हुक्म दिया गया है कि जितना ज़्यादा हो सके आप इसका प्रोपेगेंडा करें। इतनी मेहनत से हमने ये बंदा तैयार किया था UAE में, इतना दिल लगाकर काम किया और इतने घंटे इसके ऊपर लगाए, इस बंदे को पाकिस्तान में इतना फैसिलिटेट किया, इतनी इस बंदे को पाकिस्तान में सहूलतें फ़राहम की और इतनी जल्दी आप लोगों ने ये केस जो है वो एक्सपोज होने दिया। भाई अपनी सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करें, पैसा वैसा निकालें, कोई ट्रेंड बनाएं, कुछ चीज़ें करें। ये तो ऑपरेशन हो गया, 2 घंटे के अंदर उड़ा के रख दिया, बल्कि पहले 15 मिनट के अंदर ही उड़ गया था, बाकी 2 घंटे तक तो वो बेचारा आखिरी सांसें ले रहा था। स्कैंडल। और जिस ऑफिसर ने इस्लामाबाद से जाके बड़ी मेहनत की, जिसने यहाँ पे पर्चे करवाए, यहाँ पे उसके मुकदमे खारिज करवाए, उस बंदे को हर तरह की फैसिलिटी लेके दी, उसकी तो बेचारे की कई महीनों की मेहनत डूब गई। तो इस तरह दोबारा से इसको उठाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक्सपोज बहुत बुरी तरह हो गया। अब तो बल्कि वो कंपनी की कुछ वीडियो भी सामने आ रही हैं मुबैना तौर पर। अब पता नहीं वो सही है फेक है, लेकिन बड़ा मज़ा लगा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। एक तरफ तो ये फैलाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ स्टाइल ऑफ वॉचेस जो है वो कंपनी, वो कह रहे हैं जी हमने इसको बेच दिया था। लोग अपनी अपनी तहकीक कर रहे हैं। यासिर शामी ने मेरे से रब्ता किया, उसने कहा मैंने तहकीक की है, कुछ और लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने किया तहकीक। कुछ चीज़ों का मुझे पहले भी आइडिया था। ये घड़ी इमरान खान साहब ने यहाँ बेची थी, बाद में इसको UAE में बेचा गया था। UAE में ये घड़ी जिसने यानी ये घड़ी जब UAE में बेची गई तो वहाँ पे ये दोबारा फ़रोख्त हुई, और फिर जब फ़रोख्त हुई तो आखिर में इसका जो आखिरी बायर है 2019 के अख्ताम तक, वो उमर फ़ारूक था। तो उमर फ़ारूक तक वो पहुँचे। एक्चुअली जिन लोगों को इमरान खान को फंसाना था, वो घड़ी के आखिरी ख़रीदार तक पहुंचना चाह रहे थे। जब वो पहुंचे तो उनको पता चला कि इस बंदे के पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, उन मसाइल को हल किया गया, उसके बदले में उससे एक एफिडेविट लिया जा रहा है। बस यही बात है, चाबी वाला खिलौना है वो इतना ही चलता है। अब चाइना का बना हुआ खिलौना जो है, यानी इस दौर का और इन हालात में लोगों का जल्दी दिल भी भर जाता है। बहरहाल ये किया क्यों गया, ये एक बड़ा सवाल। कई लोग आ रहे हैं उस कंपनी के वीडियोज़ बना के दे रहे हैं कि जनाब 2019 में हमने घड़ी बेच दी थी, हमें नहीं पता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है। अब हमारे पास ये एक ही कॉपी थी इसकी, ये एक ही घड़ी बनी थी, हमने बेच दी है, लिहाजा अब हम इसको नहीं बेच सकते। और ये $2.5 लाख की घड़ी है, बहरहाल वो ये कह रहे हैं। लेकिन उमर फ़ारूक साहब बज़िद्द है कि $2 मिलियन में उन्होंने ख़रीदी है और इसकी मार्केट में कीमत को $12-15 मिलियन है। अब पता नहीं ये कैसे उन्होंने कह दिया या कैसे ये हो सकता है, लेकिन ये घड़ी को कुछ लोग मुकद्दस घड़ी करार दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि घड़ी को बेचना एक बड़ा गुनाह का काम है और ये कोई मज़हब की तौहीन कर दी है। बाहर सड़क के ऊपर ना लोग तस्बीहां बेचते हैं, बाहर सड़क के ऊपर लोग जो है ना वो टोपियां बेचते हैं, वो भी ज़मीन पे रख के। खाना काबा की तस्वीर लोग बनाकर बेचते हैं जगह जगह पे। आप मदीना मुनव्वरा चले जाएं तो आपको की चेन मिलते हैं इस तरह के, जो आपको मस्जिद नबी और खाना काबा जिनके ऊपर बना हुआ होता है। UAE चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, पाकिस्तान के शालमी बाज़ार में चले जाएं तो आपको बेशुमार की चेन्स, बेशुमार चीज़ें ऐसी मिलेगी जिन पे खाना काबा और मस्जिद नबी बनी हुई होती है। वो जो चाइना की कंपनियां इसको बनाती हैं वो तो बेचारे मुसलमान भी नहीं हैं, लेकिन वो इसको बनाते हैं और बनाकर इसको फ़रोख्त करते हैं। फिर वहाँ से जो लोग ख़रीदते हैं वो लाकर यहाँ फ़रोख्त करते हैं, फिर उनसे जो लोग ख़रीदते हैं वो जाकर अपनी दुकानों पर फ़रोख्त करते हैं। तो तोहफ़ा भी देते हैं, लोग फ़रोख्त भी करते हैं। तो क्या खाना काबा की तस्वीर वाली किसी चीज़ को फ़रोख्त कर देना गैर कानूनी है? और वो तो बनाई गैर मुस्लिमों ने है, वो तो चाइना के अंदर बैठ के बना रहे हैं ये चीज़ें। ये घड़ी ग्राफ ने बनाई है, तो क्या उन्होंने इसलिए बनाई है कि मुफ्त में दे दी उन्होंने वली अहद को, और उसने आगे से मुफ्त में दे दी, और इमरान खान ने जिसको देनी थी मुफ्त में ही देनी थी। अगर तो इसको बेचना नाजायज़ था तो तोशाखाना वाले इमरान खान को ही ना बेचते। यानी इमरान खान को ये 20% पैसे लेकर बेची गई है ना, तो इमरान खान को ना बेचते तोशाखाना की अथॉरिटीज़ कि भाई क्योंकि इस पर खाना काबा बना हुआ है लिहाजा इसको हम नहीं बेच सकते। तो ये एक मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, फ्रॉड किया जा रहा है, और फ्रॉड जो है वो आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा आने वाले दिनों में। 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। नंबर 1, शहबाज शरीफ साहब का लंदन वाला जुर्माना जो है वो उनके गले में अटका हुआ है। इस वक्त अगर तवज्जो ना हटाई तो लोग शहबाज शरीफ की वो दुर्गत बनाएंगे कि शहबाज शरीफ और उनका ख़ानदान लंबे अरसे तक याद रखेगा कि उनके ऊपर कोई स्कैंडल आया था। यहाँ से टार्जन बन के गए थे, मैं डेली मेल अखबार को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उन्होंने 50 सफ़ों का जवाब जमा करवा के घिघी बंद कर दी है। अब डिक्की में नहीं, घिघी बंद कर दी है, ये एक उर्दू का लफ्ज़ है। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं
वो अब जुर्माना जमा करवाएंगे 23 नवंबर तक। 23 नवंबर तक 4:30 बजे तक उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया जुर्माना जमा करवाना है। ये पाकिस्तान का पहला ऐसा जबरदस्त शानदार वजीर आजम होगा जो बरतानिया की एक अदालत में जाके जुर्माना जमा करवाएगा। रुसवाई और बेइज्जती की इंतहा है। तो एक तो वो चाह रहे हैं कि इसमें बेइज्जती जरा कम हो जाए, तो दूसरे स्कैंडल को किसी को निकाल के तो मामला उधर उठा दो, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी एक्ट में मुबैना तौर पे जो तरमीम की जा रही है, जिसकी कोशिश की जा रही है कि लफ्ज़ जो है उसको बदल दिया जाए, रीअपॉइंटमेंट को रिटेंशन से बदल दिया जाए। इसका मुबैना फ़ायदा 2 लोगों को हो सकता है। यानी अगर शहबाज शरीफ ये चाहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन देनी है मखसूस मुद्दत के लिए, तो वो बड़े आराम से अकेले बगैर किसी प्रोसेस में जाए रिटेंशन का या रिटेन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए दे सकते हैं। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर साहब को इसका फ़ायदा हो सकता है क्योंकि वो जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं 27 नवंबर को। तो उसका उनको फ़ायदा ये हो सकता है कि उनको रिटेन किया जा सकता है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से या जो भी प्रोसेस है उसके ज़रिए से। तो ये आर्मी एक्ट की जो 1952 का आर्मी एक्ट है उसमें तरमीम हो रही है, इसको लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मामले को दबाना चाहते हैं, इस मामले को नीचे रखना चाहते हैं कि हुकूमत इसमें क्या दाव लगा रही है। तो हुकूमत चाहती है कि ये दबा रहे, तो दूसरा मामला ऊपर लाया जा रहा है इमरान खान का घड़ी वाला। हालांकि ये कोई 1000 दफ़ा पहले रिपोर्ट हो चुका है, इसको नया बनाकर बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा मामला जो है कि आदम सवाती वाला इशू गले पड़ गया है। जिन लोगों ने कपड़े उतारे हैं, आदम सवाती रोज़ाना अदालतों में खड़ा होकर उनके कपड़े उतार रहा है। आदम सवाती एक 75 साल बुजुर्ग हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके कपड़े उतारे गए, फिर उनकी फैमिली के साथ उनकी मुतनाज़ वीडियो जो खुफिया कैमरे के साथ बनाई गई थी वो ब्लैकमेल करने के लिए उनकी फैमिली को भेज दी गई। अब आदम सवाती साहब के तो एक दफ़ा कपड़े उतारे हैं इन्होंने, वो रोज़ाना किसी ना किसी अदालत के दरवाजे पर खड़े होकर कपड़े उतार रहे हैं अपने कपड़े उतारने वालों के। चौथा जो चीज़ है जिससे जान छुड़ानी है और जिससे नहीं जान छूटेगी इंशाल्लाह, हम बताएंगे आपको, वो अरशद शरीफ शहीद भाई का जो शहादत का मामला है उसको भी दबाना चाहते हैं। इस वक्त वो मामला भी उठा हुआ है, लेकिन सारे मामले भी दब गए ना तो ये नहीं दबेगा इंशाल्लाह। 5वां, इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ है उसमें वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मुताबिक मुकदमा दर्ज हो। वहाँ पे भी अदालत ने आज कहा कि GIT के अंदर जाके आप लोग बयान दे दें। तो आपको पता है पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो ताकतवरों के सामने तकरीबन पाकिस्तान का सरेंडर हो चुका है। अब ये फैसला कुन टाइम है, अगले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में इस चीज़ का फैसला हो जाएगा, हो सकता है चंद दिनों में हो जाए कि पाकिस्तान पे हुकूमत ताकतवर करेंगे या पाकिस्तान के अवाम करेंगे। क्योंकि ताकत का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन इक़्तिदार आला के मालिक जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इक़्तिदार के मालिक हैं, वो अवाम ने ये इख्तियार सौंपा है मुंतखब नुमाइंदों को। और असल इक़्तिदार तो अल्लाह ताला का है, उससे बड़ा इक़्तिदार का मालिक कोई भी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमले वाला मामला है वो भी गले में फंसा हुआ है और उससे भी तवज्जो हटानी है। लिहाजा अब ये तोशाखाना का स्कैंडल नए सिरे से पॉलिश करके साफ करके उसको लाया गया है। लेकिन एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, बड़ा सादा सवाल है। किसी ने तोहफे में दी एक घड़ी, उस घड़ी को 20% पर खरीद कर बाजार में बेच देना और उससे मिलने वाले पैसों को फलाही मकसद पे लगा देना, यह गलत है या बैरून मुल्क से गरीब पाकिस्तानियों के लिए जो ज़लज़ले और सैलाब से मुतासर हैं उनके लिए जो इमदाद आई है उसका एक बड़ा हिस्सा खा जाना वो गलत है? मैं दोबारा आपको समझाता हूं, इसको समझिए आप। एक घड़ी है, तोहफे में मिली है, उसको कानूनी तरीके से खरीद कर मार्केट में बेच देना, क्या यह गलत है? और बेचकर वो पैसा भी फलाही कामों पे लगाया गया है, क्या यह गलत है? या फलाही कामों के लिए जो बाहर से पैसा आया कि गरीबों पे लगाओ, जलजला ज़दगान के ऊपर लगाओ, उस पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा निकाल कर खा जाना वो गलत है? सोचिए, और जो आपकी कौमी इज्तिमाई दानिश है उसके मुताबिक सोचिए कि क्या कौम ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। पाकिस्तान के मीडिया का फ्रॉड देखिए, पाकिस्तान के मीडिया की 2 नंबरी देखिए, और जो मीडिया इस वक्त बात करना चाह रहा है ना उसके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखी हुई है। अब बोल को बंद करने की तैयारी हो रही है। यानी पहले एयरवाई को ब्लैकमेल किया, उसको बंद करने की कोशिश की। 2 इंतहाई कीमती सहाफ़ी जो पाकिस्तान के हैं, साबिर शाकिर और अरशद शरीफ, उन दोनों को ज़बरदस्ती निकलवाया, उनकी तनख्वाहें बंद करवाई, उनको पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया और वो पाकिस्तान से चले गए। उनमें से एक शहीद हो गया, वो जिस मुल्क में गया वहाँ से भी उसको भगाया, तीसरे मुल्क के अंदर वो शहीद हो गया। और
एयरवाई को जकड़ लिया गया, उसके लाइसेंस के ऊपर चढ़ गए, कानूनी कार्रवाइयां कर दी, हर तरफ बंद कर दिया और मजबूर करके उनको बांध कर मजबूर करके उसके बाद उसको खोला गया। यह किया गया एयरवाई के साथ। अब बोल को टारगेट किया जा रहा है, यानी क्योंकि आखिरी इस वक्त जो आवाज बची है पाकिस्तान में, जो लॉन्ग मार्च को दिखा रही है, वो आखिरी आवाज जो इस वक्त इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को लगातार लाइव दिखाती है, अपनी DSNGs को साथ साथ रखते हैं, वो बोल टीवी है। अगर बोल टीवी की आवाज बंद होगी फिर आपको नजर नहीं आएगा कुछ और, फिर आपको सिर्फ ये तोशा खाना, ये घड़ी, ये फराह खान, खातून अव्वल पुरानी, इमरान खान, स्कैंडल, बस आपको यही नजर आएगा पाकिस्तान के मीडिया पे। क्योंकि बाकी सारा पाकिस्तान का मीडिया जो है उसने दवाई ले ली है बड़े हाजी साहब से, तो उस दवाई के बाद जो है उनकी तबीयत में काफी अफाका है। अब बात को आपको समझ आ गई होगी जो मैंने आपको समझाई है। लेकिन अगर तोशा खाना के ऊपर इतना ज्यादा तोशा खाना के ऊपर अगर सब बातचीत कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो एक बड़े सीनियर लॉयर हैं और अरशद शरीफ शहीद भाई के दोस्त भी हैं, अबूदर सलमान न्याजी। अबूदर सलमान न्याजी साहब ने एक केस किया था और 30 जून को उनके केस का फैसला आ गया था और ये ऑर्डर पास हो गया था 30 जून 2022 को। आज 5 महीने होने वाले हैं ये ऑर्डर आए हुए, 4.5 महीने से ऊपर हो गया है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को ये कहा गया था और ये उनकी तरफ से ऑर्डर आ गया था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक रिलीज नहीं की ये तफसीलात जो उन्होंने मांगी थी। उन्होंने तफसीलात क्या मांगी थी? अबूदर सलमान न्याजी की दरखास्त को काबीना के सेक्रेटरी ने पहले मुस्तरद कर दिया। वो कह रहे हैं कि 1947 से लेकर अब तक जितने भी सदूर को और वज़ीर आज़म को तोहफे मिले उन तमाम की तफसीलात हमें बता दी जाएं, नंबर 1। नंबर 2 ये बता दिया जाए कि तोहफों की कीमतें क्या थी। नंबर 3 ये बता दिया जाए कि वो जो तोहफे हैं वो कहाँ गए, किसने खरीदे, कितने में खरीदे और कौन कौन क्या क्या ले गया। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, बेशुमार लोग इसके अंदर फंस जाएंगे। आप याद रखिएगा कि दोनों रवायती पॉलिटिकल पार्टी इनका बैंड बच जाएगा अगर इन्होंने 1947 को छोड़े 1990 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड दे दिया तो इसलिए रिकॉर्ड देने से डरते हैं। इमरान खान साहब के दौर में रिकॉर्ड दिया जा सकता था, उस वक्त ये रिकॉर्ड दिया जाना चाहिए था। एक सवाल है अरशद शरीफ भाई ने उठाया था और गलत नहीं है, क्या आर्मी चीफ को और दीगर जो बड़े बड़े लोग जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, जो ओहदेदार जाते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, क्या उनको तोहफे नहीं मिलते? क्या कभी उनके बारे में किसी ने बात की, पता किया कि वो तोहफे कहाँ गए, किसके पास हैं, किस जगह पे जमा होते हैं, किस तरीके से उनका, उस पर क्यों नहीं बात करते? ये ओहदा भी पाकिस्तान की कौम की अमानत है, इस ओहदे के ऊपर भी पाकिस्तान की कौम का खून और पैसा लगता है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? ये तोहफे कहाँ जाते हैं? पहले तो वज़ीर आज़म के ही नहीं निकाल रहे, सदूर के ही नहीं निकाल रहे, सिर्फ इमरान खान अकेले का एहतसाब करना है अपने इस मुल्क में, और वो भी एक घड़ी के ऊपर जो उसने खरीदी हुई है। तो इस निज़ाम का ना फिर फटे मुंह अगर यही करना है आपने तो। लेकिन आ जाए, एक और खबर है, इमरान खान से बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत का आगाज करने का फैसला किया गया है और PTI के मजीद इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे, ये भी फैसला किया हुकूमत ने। इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं किए जाएंगे, जरा समझ जाइए आप बात को। पहले जो इस्तीफे मंजूर करके सर में खेत डाल ली है, तो और कौन से मंजूर करने हैं उन्होंने? हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जितने इस्तीफे पहले मंजूर किए थे, कराची की एक सीट के ऊपर इन्होंने जुड़लू फेर फेर के वो एक सीट बड़ी मुश्किल से निकाली है। इमरान खान साहब ने जितने इलेक्शन लड़े हैं, बाकी सारे इलेक्शन वो जीत गए। यानी पाकिस्तान के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया कि एक बंदा 8 इलेक्शन लड़ा, 7 उसमें से जीत गया। और क्या चाहिए? यानी इससे ज्यादा कोई और मकबूलियत की इंतहा हो सकती है? तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। बड़ा साफ सुथरा इलेक्शन इमरान खान साहब ने वहां पे जीती। खैबर पख्तूनख्वा की सीटें, पंजाब की 2 सीटें जीती, सिंध की अपनी 1 सीट जीती, और 1 सीट के अंदर जो हुआ वो आप सब उसको जानते हैं। तो इमरान खान साहब की कामयाबी जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अब मजीद इस्तीफे मंजूर ना करने का फैसला किया गया है, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब से बातचीत की जाएगी और बातचीत करने का फैसला किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि इमरान खान साहब अब टलेंगे नहीं, आपको हर हाल में उनको इलेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की जान को शदीद तरीन खतरा है, और जिन लोगों ने हमला करवाया है वो लोग दोबारा भी हमला करवा सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और हर हाल में इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए, और तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे है। वो साबिक वज़ीर आज़म है, तो पाकिस्तान की ISI की भी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस की भी जिम्मेदारी है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की अफवाज की भी जिम्मेदारी है कि साबिक वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ख़ास तौर पे उस वक्त जब वो पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर के तौर पे इस वक्त मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को दोबारा लीड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले पहले कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रावलपिंडी पहुंच गए और अपनी पब्लिक में आकर उन्होंने सबको बुला लिया तो फिर याद रखिएगा इमरान खान साहब भी पीछे नहीं हटेंगे और दूसरे लोगों के पास भी गुंजाइश कम होती चली जाएगी। इन सारी बातों में नाज़रीन एक चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बहुत करीब पहुंच गया, और मैं आपको 2 महीने से ये बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, वो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है। और अब ये ख़तरा बढ़ते बढ़ते 64.2% तक पहुँच गया है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। और खुदा न खास्ता 5 दिसंबर को अगर पाकिस्तान सही तरीके से अभी भी मैनेज ना हुआ या लोगों का एतमाद वापस ना आया, तो 5 दिसंबर एक ऐसा दिन हो सकता है या उसके बाद आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर दिन डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ता चला जाएगा। डे टू डे पाकिस्तान आप समझे चल रहा है। मुझे आज एक ऑफिसर ने ये बात बताई है। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकार अपने छोटे 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 फ़ायदों के लिए अपनी अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए कौम को यहाँ तक ले आए, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।